अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। 9 मई को पाकिस्तान की रियासत पर चढ़ दौड़ने वाली जमात, जो समझती थी कि चंद व्हाट्सएप के टाइगर्स, फेसबुक की शहजादियाँ और पीरनी साहिबा के मौकल गालम गलोच करते हुए रियासत को तहे तेख कर देंगे, वो आज अपनी ही एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। समझदार सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते चले गए और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागदौड़ चंद वकीलों, फेसबुक और व्हाट्सएप के टाइगर्स के हवाले कर दी। अगर किसी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान ही छीन लिया जाए तो उसके वोटर्स के लिए एक बहुत परेशानी का बायस है, क्योंकि वो इंतखाबी निशान जो होता है वो उनकी पहचान होता है, उनकी शनाख्त होता है। बहरहाल PTI को बल्ले का निशान कभी मिल जाता है और कभी छिन जाता है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए अपना हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस एजाज खान साहब ने अदालती फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की अपील पर आज समाअत की और इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फ़ैसले को बहाल कर दिया। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए उनसे उनके बल्ले का इंतखाबी निशान यानी उनकी शनाख्त को वापस ले लिया। बैरिस्टर गौहर साहब भी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे और वो अपने दस्तखत से पार्टी टिकट्स भी लोगों को नहीं दे सकेंगे। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आपको याद होगा जब हम छोटे होते क्रिकेट खेला करते थे तो कई दफ़ा ये होता था जिसका बैट होता था वो हमसे बैट छीन के भाग जाता था, जिसका बॉल होता था वो बॉल छीन, जब उसकी बारी नहीं आती थी जल्दी आउट हो जाता था या उसकी परफॉर्मेंस लो रहती थी तो बैट लेके भाग जाता था, गेंद लेके भाग जाता था। तो PTI के साथ भी ऐसा ही हुआ कि PTI के दोस्तों को ये लगा कि जनाब अब के बारी जो है ना ये लंबी खेल रहेगा और ये जान नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने बैट ही उनसे छीन लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने अपना जो अपील गई थी इलेक्शन कमीशन की बल्ले के निशान के हवाले से और इंट्रा पार्टी अपील के हवाले से बेसिकली था, 22 दिसंबर का फैसला इलेक्शन कमीशन का, उसको बहाल कर दिया और जो स्टे दिया था बल्ले के निशान के ऊपर वो स्टे ख़त्म कर दिया। तो PTI के साथ अच्छा नहीं हुआ, एक और टफ मुकाबला। PTI शायद इसके लिए पहले से भी तैयारी की हुई थी कि बल्ले का निशान नहीं भी मिलेगा तो वो फाइट करेंगे। एक्चुअली होता ही है, हमने भी अक्सर देखा है टीवी में जब सर्वे हो रहे होते हैं तो लोग पूछते हैं वोट किन्नू देंगे, वो कहते हैं नवाज शरीफ नो, इमरान खान नो, नवाज शरीफ नो, इमरान खान नो, पीपल पार्टी नो, PTI नो, तहरीक इंसाफ नो, मुस्लिम लीग नून नो। तो कहने का मकसद यह है कि लोगों को जो अलामतें याद होती हैं ना वो नवाज शरीफ, इमरान खान, पीपल्स पार्टी, PTI, बिलावल, जरदारी, ये बड़े बड़े नाम याद होते हैं। तो ये बल्ले का निशान इस्टेब्लिश करवा लेना किसी पार्टी का, जैसे PTI पीपल्स पार्टी का निशान तीर है और पुराने अरसे से चला आ रहा है, नून लीग का निशान शेर है और अरसे से चला आ रहा है, इसी तरीके से PTI का निशान बल्ला है। तो मेरा ख्याल ये तरीके जो इलेक्शन कमीशन है उसने ज्यादती की है और बिला वजह की है, इंटर पार्टी इलेक्शन और उसका मुद्दा डाल के जान के उनसे छीना है। पहले से हम कहते आ रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका रोल बाइस्ड है और वो बिल्कुल नून लीग के कह लें कि एक उनके जो जेलें हैं नून लीग के जेले तो पार्टी के होते हैं, पटवारी शायद कहते हैं, बुरी बात है कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो नून लीग के जो फॉलोअर हैं उनमें से एक हैं। ये सईद मेहदी साहब के दामाद हैं, राजा सुल्तान सिकंदर साहब, और इनके जो साले साहब थे अहमद मोहम्मद अली, वो इस्लामाबाद के कमिश्नर भी रहे जब शहबाज शरीफ आए, फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनको हटाया था। अच्छे डिसेंट नौजवान थे। सिकंदर सुल्तान राजा जो थे उनके बारे में सईद मेहदी साहब चूँकि नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, तो उनकी आशीर्वाद हासिल रही है। तो ये पूरी एक फैमिली का गठजोड़, और बकौल उस वक्त दोस्त लोग ये कहते थे कि बाजवा साहब ने ये कह के कि नून लीग और
पी टी आई के दरमियान रिकन्सिलेशन हो, तो पहले स्टेप के तौर पे सिकंदर सुल्तान रजा का नाम देकर उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया था, जो बाद में इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बड़ी गलती हुई थी। बहरहाल उनका किरदार बायस रहा, तो ये बहरहाल उनसे बल्ला छीन लिया गया है, निशान छीन लिया गया है। पीटीआई ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, देखते हैं कितना फाइट वो करते हैं। जी राना साहब। आज सरदार लतीफ़ खोसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से काफ़ी डांट खाते रहे। आज लेवल प्लेइंग फील्ड की जो पिटिशन थी उसके ऊपर समाअत हुई। चलते हैं अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रवायत बरकरार रखी और आज की हेयरिंग भी जो केसेस की हुई 2-3 हेयरिंग वो उन्होंने लाइव ही टीवी पर दिखाई। ये कैमरे लगे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले भी लगे होते थे, उनको वो जोड़ देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो बाकी चैनल जो है उस वेबसाइट से उस फीड को ले लेते हैं, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट की लाइव फीड से चल रहे होते हैं। तो ये को कैमरे बहुत अच्छे तरीके से नहीं लगे होते, सुप्रीम कोर्ट ने एज सच कैमरों को सिक्योरिटी या उस हवाले से लगवाया था, जो कि अब लाइव फीड के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट करवा रही है, ऑडियो भी उनकी ठीक होती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता, लोग आराम से सुनते हैं। चीफ जस्टिस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, चीफ जस्टिस के रोल को कई दफ़ा अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसे आज हुआ कि उन्होंने जब लतीफ़ खोसा साहब को पहले तो रगड़ा कि आप सरदार क्यों अपने नाम के साथ लिखते हैं, जबकि सरदार तारिक मसूद सुप्रीम कोर्ट के खुद जज हैं, वो भी सरदार लिखते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये कोई गुलामाना दौर नहीं है, सरदार से दूर कोई नहीं। बहरहाल उन्होंने जब उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा ने अच्छे तरीके से केस पेश किया, उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है पंजाब में ख़ास तौर पे, तो पंजाब के आईजी को और पंजाब के दूसरे आला हुकाम को नोटिस इशू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि हम हर उस पार्टी के पीछे खड़े होंगे जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, और हम उसको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ये काजी फायद ईसा साहब ने कहा। केस तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही प्रोसीड करवाया, लेकिन ये रिमार्क्स एक पॉजिटिव रिमार्क्स है और मेरा ख्याल है कि ये अप्रिशिएट होने चाहिए कि चीफ जस्टिस जो हैं वो बजाय ये कहने के नहीं जो है वो पीटीआई ने गलत किया है, ये किया है, वो किया है, लीगैलिटी के ऊपर वो केस को ले रहे हैं और मेरा ख्याल वो ठीक कर रहे हैं। अगर वो पीटीआई को थोड़ा सा लीवे या थोड़ा सा रूम दिलवा देते हैं, जो अपेरेंटली लोग समझ लेते कि शायद नहीं होगा, लेकिन उनका ये कह देना, उनको नोटिस इशू कर देना, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे चीफ जस्टिस जो है वो अगर थोड़ा सा पीटीआई को रूम दिलवा देते हैं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि फजल रहमान साहब ने तो कह दिया कि वो नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल वो पुरानी सी बात है, बड़ा मैनी खेल चीज़ नहीं रखती, लेकिन इलेक्शन के करीब थोड़ी सी सपोर्ट भी आ जाए तो बड़ी होती है। तो दोनों के लिए, फजल रहमान साहब के लिए कि नून लीग के लिए भी आपस में इकट्ठे होना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट की बैकिंग या किसी तरीके से पॉजिटिव बैकिंग या कुछ ही कह लें थोड़ी ही सपोर्ट भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का रोल जो है वो कमेंडेबल होगा, काबिल तारीफ होगा कि वो किसी भी पार्टी को ये नहीं होना चाहिए कि 4 बंदे, एक खिलाड़ी 4 बंदे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती, और सारी और रेफरी भी जैसे ऐसे ही अपनी मर्जी से फैसले दिए जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल इस हवाले से इस केस में कम से कम पॉजिटिव जरूर नजर है, बाकियों में पॉजिटिव भी होता है। बहरहाल अब लीगल अपने वो लीगैलिटी के हिसाब से देखते हैं, जरूरी नहीं कि जो पार्टी का वर्कर सोच रहा हो कि जनाब हर उस तरीके से बात मान ली जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से लॉ के हिसाब से चलती है। जी राना साहब। ख़वातीन हज़रात, कोई भी सियासी जमात जब जमहूरी अमल को बज़ोर शमशीर या गलत तरीके से तब्दील करने की कोशिश करेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक होते हैं, उस पार्टी के लिए भी और उस मुल्क के लिए भी और उस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी। 2022 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये पोजीशन लिए हुए है कि तख्त या तख्ता, उनको इससे कोई गरज नहीं है कि मुल्क बचता है या नहीं बचता है, मुल्क में कोई पॉलिटिकल प्रोसेस ज़िंदा रहता है या नहीं रहता है। बहरहाल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस भी एक जमहूरी अमल था, मगर खान साहब ने कहा कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा। सियासत किसी भी मुल्क की बुनियादी तौर पर तकाजा करती है कि रूल्स ऑफ गेम जमहूरी होने चाहिए, गैर जमहूरी नहीं होने चाहिए। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने हुकूमत से उतरने के बाद हर गैर जमहूरी तरीका अपनाया इक़्तिदार में वापस आने के लिए। आपने एक ऑडियो लीक भी सुनी होगी इमरान खान साहब के फाइनेंस मिनिस्टर की कि
کہ IMF کے جس پروگرام میں PTI خود گئی اس کی اگلی قسط پاکستان کو نہ مل سکے. اور اب بھی 11 جنوری کو IMF سے جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں سننے میں یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت IMF سے یہ تقاضا کرے گی کہ وہ صرف اس پر تب سائن کریں گے، اس سے تب ایگری کریں گے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کی گارنٹی ان کو دی جائے گی. IMF کسی بھی قسم کے گارنٹیاں دینے کی پوزیشن میں میرا نہیں خیال کہ ہوگی، اور نہ ہی ان کا یہ کام ہے، نہ ہی ان کا یہ مینڈیٹ ہے، اور نہ ہی وہ اس کام کے لیے پاکستان میں آ رہے ہیں. بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو اقتدار چاہیے، ملک بے شک دیوالیہ ہو جائے. دیکھیں یہ عوام تو آپ کی اپنی ہے نا، اگر اس عوام کے لیے تنگی ہوگی تو آپ کیسے آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں. بہرحال ان کو اقتدار چاہیے بائی ہک اور بائی کروک. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کو ہینگ کر دیا گیا. ان کی جو بیٹی ہے جب وہ واپس آئی اس نے 30 سالہ سٹرگل میں ٹوٹل 4.5 سال حکومت کی، اور وہ بھی بیٹس اینڈ پیسز کے اندر، مگر انہوں نے سیاسی رویوں کو نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ ان سے ان کا انتخابی نشان تلوار لے لیا گیا، یہاں تک کہ ان کو پارٹی کا نام بدلنا پڑا، پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین رکھنا پڑا، یہاں تک کہ ان کو اپنی جگہ پر امین فہیم صاحب کو اس پارٹی کا چیئرمین بنانا پڑا. لیکن انہوں نے ایک سیاسی اور جمہوری رویے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے لیے اسی ملک کی سیاست میں انہوں نے سپیس بنائی، بلکہ 2 دفعہ خود انہوں نے حکومت کی، اور تیسری دفعہ ان کے جانے کے بعد ان کی پارٹی نے 5 سال پورے حکومت کی. بہرحال میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں جمہوری رویے موجود ہیں، یا وہ ان باتوں کو سمجھتے بھی ہیں. ان کو صرف یہ سمجھ آتی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.